गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। ये मैं आज आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर बताऊंगा कि कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते। सबसे पहला हमने बात की रिमेम्बरिंग। तो रिमेम्बरिंग का जो फंडामेंटल पर्पस है वो है याद रखना, रिमाइंड, हाउ क्विक वन कैन रिकॉल। इस क्वाड्रेंट में टीचर्स के सामने जो चुनौती होती है, थ्योरीज को बढ़ाना, डेफिनेशंस को पढ़ाना, प्रिंसिपल्स बताना, तो ये एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ी लर्निंग चैलेंज होती है वो है इसको याद करना। कोई रट्टा भी कर लेते हैं, कोई याद भी कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा और खासतौर से टीचर्स को कि देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ रिमेम्बरिंग ऑल्सो। अब हम सारी चीज अगर दिमाग में डालना शुरू कर देंगे तो सब चीज मिक्सअप हो जाएंगे और उसका रिकॉल जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए टीचर्स को यहाँ ये भी देखना चाहिए कि जब वो बच्चों को इस पर्पस से पढ़ाते हैं, जब आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट द स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर इट एंड रिकॉल इट वेरी फास्ट, the pattern in which the teaching is provided to the students must be such that the students' ability to recall is faster. So teachers different तरीके के steps यहाँ पे adopt करते हैं। For example, teachers कभी अपनी क्लास में फ्लिप क्लासेस कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेशंस एक दूसरे को एक्सप्लेन करें, और एक्सप्लेनेशन का प्रोसेस ये होता है कि वो घर से पढ़ के आते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म से उसको पढ़ के आते हैं और क्लास में फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो वो रिमेम्बरिंग का प्रोसेस जो है वो रिमेम्बरिंग का प्रोसेस इस स्टेप में अडॉप्ट करना होता है, और इस स्टेप के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए टीचर्स को डिफरेंट तरीके अडॉप्ट करने। फॉर एग्जांपल, इस रिमेम्बरिंग के को अगर मैं बड़ा सिंपल तरीके के एग्जांपल दूं, मान लीजिए हम लोग फूड प्रोडक्शन का कोई कोर्स चलाते हैं और फूड प्रोडक्शन में क्या रिमेम्बर करना होगा एक स्टूडेंट। फूड प्रोडक्शन में स्टूडेंट को रिमेम्बर करना होगा कि किस तरह के स्पाइसेस हैं, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, डेफिनेशन ऑफ स्पाइसेस, डेफिनेशन ऑफ ऑयल्स, डेफिनेशन ऑफ हीट, डेफिनेशन ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स, एपरेटसेस दैट इज बीइंग यूज्ड। सो ये चीज बच्चों को बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को याद करनी है, क्योंकि अगर वो इसको याद नहीं करेंगे वो नेक्स्ट स्टेज में इफेक्टिवली जा नहीं पाए। रिमेम्बरिंग स्टेज, इस स्टेज में भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि हर स्टेज में कुछ वर्ब्स का यूज किया गया है, वो मैं अगले स्टेप में आपको बताऊंगा, परंतु पहले हम इन लेवल्स को समझें। दूसरी लेवल है अंडरस्टैंडिंग। अब आप याद कर गए, रिमेम्बर जो है वो स्टेज से आप आगे निकल गए, लेकिन इस स्टेज में आपका ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट जो है ही और शी इज एबल टू अंडरस्टैंड। सो अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स को समझना, प्रोसेसेस को समझना, थ्योरीज को समझना, उनकी आपस की इंटरैक्शंस को समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर्पस है इस अंडरस्टैंडिंग। विदाउट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल नहीं है। सो आपको फर्स्ट स्टेप तो अचीव करना ही पड़ेगा जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर अंडरस्टैंडिंग में आपको ये अचीव करना है दैट द स्टूडेंट इज एबल टू कनेक्ट what he has learned or she has learned। स्टूडेंट उन theories और principles को अंडरस्टैंड करता है। अब मान लीजिए फूड प्रोडक्शन का ही कोर्स है और पहले स्टेज में हमने उसको रिमेम्बर करवाई बहुत सारी डेफिनेशंस। हम इस स्टेज में स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेगा कि डिफरेंट स्पाइसेस को मिक्स करने से क्या होता है, डिफरेंट वेजिटेबल्स के लिए डिफरेंट ऑयल्स को कैसे यूज किया जा सकता है, किस टेम्परेचर पे किस वेजिटेबल को कैसे बॉईल किया जा सकता है या प्रिपेयर किया जा सकता है। यहाँ पे अब स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। रिमेम्बरिंग में उसने सारी चीजें याद कर ली कि कौन सी चीज क्या है। अंडरस्टैंडिंग में अब वो उनकी रिलेशनशिप्स देख रहा है कि कौन सी चीज को कैसे, किस प्रिंसिपल पे, किस कॉन्सेप्ट पे, किस थ्योरी पे यूज किया जा सकता है। ये वो अंडरस्टैंडिंग के एस्पेक्ट में देखेगा। सो जो कॉम्प्रिहेंशन का जो मैंने आपको अभी बताया, इस कॉम्प्रिहेंशन के स्टेज में चार बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक है ट्रांसलेशन, दूसरा है इंटरप्रिटेशन, तीसरा है एक्सट्रापोलेशन और चौथा है कनेक्शन। सो यहां से स्टूडेंट जो है वो अगले स्टेज में जाता है, और ये अगला स्टेज जो है ये है एप्लीकेशन। नाउ एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन का मतलब है अब स्टूडेंट ने जितनी भी थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स समझे हैं और उनकी इंटर रिलेशनशिप समझी है, अब वो उनको अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ता। अब यहाँ पे उसका काम है कि जो उसने सीखा, जो उसने अंडरस्टैंड किया, अब वो इंडिपेंडेंटली कैसे उसको किसी प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में अप्लाई कर सकते। प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम उसको दी जाएगी,
कैसे वो इंडिपेंडेंटली उसको सॉल्व कर सकता है। तो इस स्टेज में वो जितनी भी उसकी लर्निंग पिछले 2 स्टेजेस की हो चुकी है, उन 2 स्टेजेस की लर्निंग को अब वो ट्रांसफर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग दैट इंफॉर्मेशन टू सर्टेन सिचुएशंस। इस स्टेज में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है कि ये जो एप्लीकेशन है ये फोकस करती है जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड थियरीज, डायग्नोसिस और एप्लीकेशन। ये 3 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारी एप्लीकेशन। अब मान लीजिए हम फूड प्रोडक्शन की ही एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। तो फूड प्रोडक्शन के केस में अब इस स्टेज में क्या होगा, अब इस स्टेज में स्टूडेंट्स who has understood various components, remembered them, and he understood the interrelationship of these components, spices, oil, microwave oven, and many other equipments. Now at this stage, now the student is now going to prepare. Maybe he will go and prepare a pasta, maybe he will go and prepare some pizza, maybe he will go and prepare some samosa or a sandwich. So whatever he has or she has learned in the food production, whatever he or she has remembered, whatever he or she has understood the interrelation, now in this stage the student is going to apply, and student is going to himself or herself experiment that learning through application. So इस स्टेज में स्टूडेंट जो फूड प्रोडक्शन का होगा वो खुद जाएगा और क्रिएट करेगा। ये स्टेज से आगे निकल के अब हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में, यहां तक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, बट ये बड़े क्रूशियल हैं टू मूव इनटू द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। विदाउट फुल्ली प्रिपेयरिंग स्टूडेंट एट दिस लेवल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रियली टेक स्टूडेंट टू द हायर ऑर्डर थिंकिंग। बट रिमेंबर, इन लेवल्स को अचीव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स फैकल्टीज ने उठाने हैं, वो मैं आपको अभी कुछ थोड़ी देर में बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखते रहें। अब इस स्टेज से जो चौथी स्टेज है वो है एनालिसिस की स्टेज। क्या है ये एनालिसिस की स्टेज? अब इस स्टेज में आपने जो थ्योरीज, कंसेप्ट्स आपने जो प्रिपेयर किया, ये सब चीजें अब आपकी अंडरस्टैंडिंग में और एप्लीकेशन में आ गई। अब जो एनालिसिस की स्टेज है, ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे आपने जो सीखा है अब आप उसको ब्रेक कर रहे हो। अब आप प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज को ब्रेक कर रहे हो और कुछ किसी और थ्योरीज को और किसी कंपोनेंट को और किसी एलिमेंट को उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हो। सो इट्स अ माइक्रो एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स एंड कंपेयरिंग देम एंड एनालाइजिंग देम। अब इस स्टेज में आप क्या करते हो? इस स्टेज में आप डिस्टिंग्विश करते हो, क्लासिफाई करते हो, एनालाइज करना सीखते हो, कैटेगराइज करना सीखते हो, कंपेयर करना सीखते हो, सेपरेट करना सीख लेते हो। और यहाँ पे एलिमेंट्स, रिलेशनशिप और प्रिंसिपल्स, ये 3 चीजों के आधार पर आप अपनी एनालिसिस जो है एक स्टूडेंट को सिखाते हो और स्टूडेंट ये कंपैरिजंस सीख जाता है। वो विभिन्न प्रकार की के कंपैरिजंस को करने में सक्षम होता है। जो उसने प्रैक्टिकल पिछले लेवल में किया, जो उसने प्रिपेयर किया, जो उसने अप्लाई किया, वो उस एप्लीकेशन को अब कंपैरिजंस में देखता है कि अगर इसी को किसी दूसरी सेटिंग में या दूसरे से किसी से कंपेयर करना है तो कैसे किया जा सकता। अब फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्शन की ही हम एग्जांपल लें तो इस स्टेज में स्टूडेंट जो है जो डिशेस उसने प्रिपेयर की, जो उसने सीखा, जो उसने रिमेंबर किया है, जो उसने अंडरस्टैंड किया है, उसको वो डिफरेंट सेट्स के साथ कंटेक्चुअलाइज कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो इंडियन फूड में पंजाबी फूड को हरियाणवी फूड से कंपेयर कर सकता है, नॉर्थ इंडियन फूड को साउथ इंडियन फूड के साथ कंपेयर कर सकता है, ईस्ट इंडियन फूड को वेस्ट इंडियन फूड के साथ कंपेयर कर सकता है। वो कंपैरिजंस करना सीख जाता है और उस कंपैरिजन में क्योंकि उसने इंग्रेडिएंट समझे होते हैं, उसने डिफरेंट इक्विपमेंट समझे होते हैं, डिफरेंट हीट लेवल समझे होते हैं, वो सारी एनालिसिस को अब समझने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। तो इस स्टेज में वो रिलेशनशिप वैल्यू और रिलेशनशिप पर्पस उसको समझ में आना शुरू हो जाती। तो ये है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बेस लेवल। और यहां से फिर जब वो एनालिसिस करना सीख जाता है, अब वो इवैल्यूएट की स्टेज में आता है। और ये इवैल्यूएट की स्टेज, मैं जो ये स्टेजेस बता रहा हूं, ये फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो क्या अचीव करना चाहता है। क्योंकि हर लेवल पर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हर लेवल पर टीचर को डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स
आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि जो उसने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई किए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमीज में उसे किस प्रकार का इंस्ट्रक्शनल डिजाइन देना है और किस प्रकार का असेसमेंट करना है, यह डिटरमाइन करना एक टीचर का काम है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में जाना, जैसे ही स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेज से, एप्लीकेशन लेवल से वो अगली स्टेज में जाता है जो कि एनालाइज वाली स्टेज है, ये ऐसी स्टेज है जहां पे अब स्टूडेंट को डेटा गैदर करना है, जहां पे उसको रिसर्च करना है, जहां पे उसको मल्टीपल इनपुट्स चाहिए, जहां पे उसको डेटा और नंबर्स और मोर इंफॉर्मेशन के साथ काम करना है, यानी ही हैज टू बिकम मोर एक्सप्लोरेटरी काइंड ऑफ पर्सन। सो इसलिए इस स्टेज में जिस प्रकार की प्रिपरेशन टीचर को चाहिए वो बड़ी डिफरेंट चाहिए, कि उसे क्या एक्सप्लोर करना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे गैदर करना है, कैसे एनालाइज करना है। ये स्किल्स और ये मेथड, ये अपने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में उस प्रकार की प्रिपरेशन टीचर को करनी पड़ेगी। और फिर इसी लेवल को कैसे असेस करना, ये भी टीचर को असेस अंडरस्टैंड करना है। तो इसलिए मैं जो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात कर रहा हूं, इस स्टेज में टीचर के ऊपर बहुत गहरी जिम्मेवारी है कि अगर बच्चे को मुझे अब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की ओर ले जाना है, मेरे पे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस लेवल के ऑब्जेक्टिव्स को देखूं और उन ऑब्जेक्टिव्स से अपने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की प्रिपरेशन वैसे करूं और उसी के आधार पर मैं असेसमेंट्स भी क्रिएट करूं। तो एनालाइज स्टेज से इवैल्यूएट स्टेज में जब स्टूडेंट जाते हैं, या इवैल्यूएट स्टेज में एक टीचर को अब तैयार करना है बच्चे के लिए, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन स्टेज? तो ये वो स्टेज है जहां पे लर्न, अनलर्न और रीलर्न की टेक्निक्स एक टीचर को देखने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स इस लेवल पर दे कैन जज द लर्निंग्स फ्रॉम एनालिसिस, दे कैन क्रिटिक, दे कैन क्रिटिसाइज, दे कैन जस्टिफाई, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस स्टेज में क्या किया, उन्होंने डेटा गैदर किया, रिसर्च किया, खूब सारा इंफॉर्मेशन लाया, उसकी एनालिसिस की। लेकिन अब इस स्टेज, इवैल्यूएशन स्टेज में, नाउ दे हैव टू form their opinion, now they have to write a report, now they have to evaluate and make a decision. This is the evaluation stage. इस स्टेज में इंटरनल एविडेंसेस, एक्सटर्नल एविडेंसेस के आधार पर स्टूडेंट्स को अपनी जजमेंट्स क्रिएट करनी है, डिफाइन करनी है, अराइव करनी है। दे विल हैव टू जज इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एविडेंसेस एंड एक्सटर्नल एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि इस स्टेज में फूड प्रोडक्शन की एग्जाम्पल लेंगे तो क्या करेगा। जैसे प्रीवियस स्टेज में उसने खूब सारा डेटा कलेक्ट किया होगा, उसने कम्युनिटीज का, कल्चर का, पीपल का डेटा कलेक्ट किया होगा, रीजन्स का डेटा कलेक्ट किया होगा, फूड टाइप का डेटा कलेक्ट किया होगा। अब इस स्टेज में वो एक जजमेंट बनाएगा कि हु आर द पीपल, what kind of food they like, what kind of spices they like, what kind of oils they like, how can tastes be created. So he will prepare some new kind of recipes. He will develop the concept around some new kind of recipes. This is what the evaluate stage will help a student to arrive at. इस स्टेज से जब स्टूडेंट आगे निकल जाता है तो क्रिएट की स्टेज में, अब फैकल्टी पे डिपेंड करता है कि वो क्रिएट की स्टेज अगर उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करती है तो क्रिएट की स्टेज में टीचर ने क्या करना है। पर टीचर को पहले समझ में आना चाहिए कि ये क्रिएट की स्टेज का पर्पस क्या है। तो क्रिएट की स्टेज का पर्पस है पुटिंग टुगेदर ऑल एलिमेंट्स and creating a new format, a new product or a new service. यानी ये वो स्टेज आ गई है जहां पे अब स्टूडेंट ने जितनी सारी लर्निंग्स करनी थी लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तक, अब वो उन सबको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में डाल रहा है, वो एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है। इस स्टेज में स्टूडेंट ओरिजिनेट, इंटीग्रेट, क्रिएट ऑल द आइडियाज दैट ही हैज लर्नड एंड ही हैज come up with some new thoughts and converts them into some new product or a new service or a new initiative or something new. It's a stage where student designs something new, student invents something new. It's a stage where student is able to establish an abstract relationship with different aspects. Now इस स्टेज में अगर फूड की एग्जांपल ही ले लें, फूड प्रोडक्शन की, इस स्टेज में आउटपुट क्या होगा, इस स्टेज का पर्पस क्या होगा,
The student must be able to create a new product. The student must be able to prepare a new recipe. The student must be able to copyright something. Student must be able to patent something. Student must be able to give a new thought line. This is the purpose of this stage. Now you see from how important it is. आप BVOC पढ़ाते हो, BBA पढ़ाते हो, BTech पढ़ाते हो, MBA पढ़ाते हो, BSc पढ़ाते हो, BA पढ़ाते हो, कोई भी कोर्स आप पढ़ाते हो, आप सर्टिफिकेशन पढ़ाते हो, आप डिप्लोमा पढ़ाते हैं, आप देखिए हर प्रोग्राम के अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब उस प्रोग्राम को करने के बाद, उस प्रोग्राम के कोर्स को करने के बाद, उस कोर्स के टॉपिक को अचीव करने के बाद स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू व्हाट, एंड स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू व्हाट आफ्टर दैट कोर्स is your learning objective, and how that objective has to be met is how you are going to look at the taxonomy, the hierarchy that the Bloom has given, and then seeing which components of different levels can help me to achieve that learning objective, and based on that आप अपना इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने असेसमेंट के रूब्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें आप अपने लर्निंग आउटकम्स के साथ अलाइन कर सकते हैं। सो ये है दोस्तों 6 लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। नाउ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि टीचर्स क्या करें। 6 लेवल्स को अंडरस्टैंड किया, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया, उनको हर लेवल के साथ मैप किया, अब क्या करें। तो हर लेवल के ऊपर कुछ वर्ब्स हैं जो इस टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने डिफाइन किए। ये वर्ब्स कुछ एक्शनेबल वर्ब्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉलेज लें तो नॉलेज में बहुत सारे वर्ब्स इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, जैसे डिफाइन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, टेल, इलस्ट्रेट। मतलब ये इस लेवल में इसी तरह की थॉट लाइन को एक फैकल्टी ने पकड़ना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर सिर्फ नॉलेज टेस्ट करनी है किसी की तो हम क्या करेंगे, डिफाइन इट, डिस्क्राइब इट, एक्सप्लेन इट, टेल इट, इलस्ट्रेट इट। दीज आर द वेज a faculty can test and check this. अंडरस्टैंड फेज है, अगर अंडरस्टैंड लेवल है अगर, तो वहां क्या होगा, स्टूडेंट शुड बी एबल टू समराइज, ही और शी शुड बी एबल टू इंटरप्रेट और कंपेयर और कंट्रास्ट or paraphrase, and when it comes to apply, a student should be able to solve a problem, a student should be able to relate to a problem, a student should be able to articulate, a student should be able to discover, a student should be able to create a sketch or should be able to teach. So these are the lower order skills, and these are some of the verbs that a faculty must keep in mind, that faculty can use them when they are preparing their plans and when they are preparing their assessments. This is what this level expects, and these are some of the verbs that can be used. I have given you the detail of all the verbs. You can further see in the Bloom's taxonomy. There is a list of verbs given for each of the levels, and same goes for analysis stage and evaluation and creation. In analysis, it's more about compare, contrast, relate, illustrate, and categorize. And in evaluate, it's more about critique, criticize, judge, defend, grade, or reframe. And in the creation stage, it is more about designing, developing, rewriting, inventing, or modifying. So all these aspects are very, very important, and a faculty in each of these quadrants need to ask certain questions, and if you ask these questions, it will give you the answer to what you as a teacher have to do. So in the slide that is being shown here, if you look at carefully each of the boxes, in the knowledge, in the understanding, in the apply level, analysis level, evaluation level, and creation level, you'll see different questions have been pinned, and these are the indicative questions that a faculty can actually ask in each of these levels, and these questions can give फैकल्टी एन इनपुट कि उस फैकल्टी ने क्या करना है। आप कोई भी कोर्स चला रहे हो, उस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप इन लेवल्स के साथ मैप करेंगे और ये क्वेश्चंस पूछेंगे अपने आप से, और इसी के आधार पर आप अपना इंस्ट्रक्शनल डिजाइन और असेसमेंट रूब्रिक्स को डेवलप करेंगे, तो आपका कोर्स बेस्ट आउटकम आपको देगा। स्टूडेंट्स की लर्नेबिलिटी एंड एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, और स्टूडेंट्स हमेशा आपका आदर सम्मान करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो आपकी इस मेथोडोलॉजी से जितना प्रभावित भी होंगे और जितना बेनिफिट भी करेंगे, वो शायद जीवन भर आपको याद करते रहेंगे। हमारे आज के तारीख में जो भारत जो टीचिंग की समस्या है, जो मैं रोज देखता हूं, हम बच्चों को फर्स्ट लेवल पे ही छोड़, जहां पे हम रोट लर्निंग के मॉडल
को अडॉप्ट करते हैं और उसमें भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। हम आते हैं कि एक टीचर पैराडाइम है, क्लास में आए, जो हमें याद है वो हमने बोल दिया और हम अपना क्लास खत्म किया विदाउट एनी स्ट्रैटेजी दैट अ टीचर हैज प्रिपेयर्ड कि मुझे लेवल 1 पर जो रिमेंबरिंग है वहां पे किस प्रकार की रिटेंशन बच्चे में चाहिए, किन किन चीज़ों को बच्चा रिमाइंड करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कुछ रिटेंशन वो रोट लर्निंग के मेथड से यानी रट्टा मारने से कर सकता है, कुछ रिटेंशन वो ग्रुप डिस्कशन में कर सकता है, कुछ रिटेंशन वो फ्लिप के मेथड से कर सकता है। ये टीचर की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पे है कि वो क्या अडॉप्ट करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि बच्चों को इसी लेवल पर छोड़ दिया जाता है और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस उनको अंडरस्टैंडिंग या कुछ अच्छे टीचर्स अंडरस्टैंडिंग लेवल तक तो लेके आते हैं और वहाँ पे वो बच्चों को हेल्प भी करते हैं कि कैसे वो अंडरस्टैंड करें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, कैसे वो प्रिंसिपल्स और थेरीज को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जो आज मेन मुद्दा है, जिस मुद्दे के कारण से इस टॉपिक को मैंने पिक किया, वो ये है कि ये टीचर्स की जिम्मेवारी है कि वो देखिए वो अपने प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स और कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स और टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स कैसे अलाइन करते और उस अलाइनमेंट में वो इस टेक्सोनॉमी में हर लेवल को कैसे देखते हैं और उस लेवल पर किस तरीके की प्रिपरेशन करते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि विदाउट दैट प्रिपरेशन स्टूडेंट विल फंडामेंटली फेल। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि 50% आर जॉब रेडी एंड एशर रिपोर्ट क्या कहती है फंक्शनल लिटरेसी और फंक्शनल न्यूमरेसी के लिए, वो चीजें इसी कारण से होती। तो इसलिए आज के इस टॉपिक में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के केवल एक एस्पेक्ट को देखा है जो कॉग्निटिव डोमेन से कंसर्न्ड है। हमारे पास बाकी 2 डोमेन्स भी हैं, हम उन 2 डोमेन्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस कॉग्निटिव डोमेन को फैकल्टीज समझें और इसकी एप्लीकेशन अपने किसी भी प्रोग्राम में करने का प्रयास करें। अगर कोई प्रश्न है आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न दे सकते हैं या मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की ओर से इस प्रकार के वीडियोस निरंतर हमारी ओर से लाते रहेंगे ताकि हम टीचिंग कम्युनिटी में डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स को जारी रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।